नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर अमर महल ब्रिज के ठीक पास और हमारे पीछे जो तस्वीर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ पर विराजमान है और इनके पीछे जो तस्वीर है यहाँ पर एक आलीशान इमारत बनाने का वादा किया गया था और गरीबों को उनके हक का घर देने का वादा किया गया था। लेकिन आज इमारत की जो हालत है वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। यहाँ तक कि जिस तरह भेड़ बकरियों को लोग एक गोडाउन में बंद रखते हैं उसी तरह यहाँ की ये सारे बिल्डिंग की हालत है। यहाँ तक कि सीवरेज का जो पानी है बिल्डिंग के पैसेज में पसीज रहा है यानी बह रहा है। साथ साथ में आपने कभी सुना है कि मुंबई में फायर ब्रिगेड के नाम पे घोटाला हुआ है? हाँ जी, सही सुन रहे हैं। इस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड के नाम पे घोटाला हुआ है और फायर ब्रिगेड ने यह फायर करने के लिए मांग किया है। क्या पुलिस प्रशासन इन घोटालेबाजों के ऊपर FIR लेगी? ये सब पूरे मसले पर राजेश जी से बात करेंगे क्योंकि वो 2-3 दिन से यहाँ पर अनशन में बैठे हैं। पहले भी अनशन में बैठे थे, उनकी कुछ मांग रही है। वो मांग के लिए बिल्डर ने साइन भी किया, लेटर पर लिख कर भी दिया, लेकिन बाद में मुखर गया। ये सब पूरे मसले पर राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, मैं जानना चाहूँगा, आज आप अनशन में बैठे हैं, कितने दिन हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत देश के लोकशाही का अगर चौथा स्तंभ अगर कोई रहेगा तो है मीडिया, पत्रकारिता का। मगर यहाँ पे इतने गंभीर विषय हैं, यहाँ पे कोई भी पत्रकार यहाँ पे नहीं आता है। बम्बई में सबसे पहिला अग्निशमन घोटाला मैं यहाँ पे उघड कर रहा हूँ आणि या ठिकाणी मी तुम्हाला सगळ्यात पहिलं एका गोष्टीचं मी तुम्हाला गांभीर्याने सांगतो। मुंबईमधल्या मराठी माणसाला त्यांच्या घरापासून या ठिकाणी बिहारचा कोणतरी एक खासदार आहे जो या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनावर दडपण आणून पंचशील नगरमधील ही एवढी मोठी दलित वस्ती आहे त्यांना त्यांच्यावरती अन्याय अत्याचार जो करतोय आणि तो अन्याय अत्याचार या ठिकाणी ही वर्षानुवर्ष सहन करतायत। सगळ्यात पहिला मी ह्याचा निषेध करतो। आम्ही मराठी भाषिक आहोत, आम्ही इकडचे भूमिपुत्र आहोत। संविधानाने आम्हाला मूलभूत अधिकार दिलेला आहे आर्टिकल 21 मध्ये। त्यापैकी या ठिकाणी कुठलीच गोष्ट या ठिकाणी नाही आहे। आपण सगळ्यात पहिलं या ठिकाणी अग्निशमन घोटाळा उघड करूया। ज्या वेळेस एखाद्या ठिकाणी बिल्डिंग बनते त्यावेळेस आर्किटेक्ट तो प्लॅन फायर डिपार्टमेंटला सबमिट करतो आणि फायर डिपार्टमेंटवाले त्या ठिकाणी त्या प्लॅनच्या नुसार त्यांना त्या ठिकाणी सजेस्ट करतात की तुमचा मीटर रूम कुठं पाहिजे, तुमचं लिफ्ट कुठं पाहिजे, तुमचा जिना कुठं पाहिजे, तुमच्या 2 खोलीमधलं अंतर किती पाहिजे, 2 या विंगमधलं अंतर किती पाहिजे, तुमच्या पूर्ण कंपाऊंडमध्ये अग्निशमन यंत्रणेची जी गाडी आहे ही फिरवण्याचं अंतर किती पाहिजे, त्या ठिकाणी तुम्हाला बूस्टर पंप किती पाहिजे, स्प्रिंकलर पंप किती पाहिजे, असे बरेचसे जे पंप आहेत हे त्या ठिकाणी नमूद केले जातात। पासा कुठलाही ह्या ठिकाणी काम केलेलं नाही। मी याची वारंवार तक्रार केली होती। फायर डिपार्टमेंटचा एका अधिकारी RB घाडगे साहेब जे या ठिकाणी येऊन तपास करून गेले, त्यांनी सांगितलं, त्यांनी अहवाल दिला 25/8/2022 रोजी की ह्या इमारतीमधील सर्व अग्निशमन यंत्रणा ही बंद आहे। 120 दिवसामध्ये जर ह्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा जर दुरुस्त नाही केली
तर विकासकावरती गुन्हा दाखल होईल, त्याला 3 वर्षाची शिक्षा होईल, असं त्या ठिकाणी त्यांनी फायर अँड सेफ्टी जो रेग्युलेशननंतर जो नियम होता 2006चा त्यानुसार, तर विकासकाने 120 दिवसामध्ये या ठिकाणी कुठलंही काम केलं नाही. त्या अनुषंगाने विकासकावरती अग्निशमन यंत्रणेला गुन्हा दाखल करायचा होता, परंतु त्यांनी तसं केलं नाही. फायर डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकावरती गुन्हा होऊ नये म्हणून 3000 नागरिकांचा जीव ह्या ठिकाणी धोक्यात घातला. ज्यावेळेस त्यांना मी पत्रव्यवहार केला की त्यावेळेस त्यांनी मला उत्तर दिलं की विकासकाने बी फॉर्म सबमिट केला. नंतर मी त्याला त्या बी फॉर्मबद्दल त्याला मी माहिती मागितली होती, तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ऑनलाईन चेक करू शकता आणि अशा प्रकारे कुठलाही बी फॉर्म आम्हाला देता येत नाही. मी पुन्हा ITI टाकून त्यांना विचारलं की तुमच्या कुठल्या नियमावलीमध्ये बी फॉर्मची माहिती देता येत नाही, तर त्यांनी सांगितलं की अशी आमची कुठलीच नियमावली नाही आहे. मग तुमची कुठलीच नियमावली नव्हती, मग तुम्ही तो मला बी फॉर्म का नाही दिला. ज्यावेळेस मी वारंवार पत्रव्यवहार करत गेलो, सगळ्यात गांभीर्याची गोष्ट मी तुम्हाला ऑन कॅमेरा सांगतो. इकडे विजया इंटरप्राइजेस अजय गोंजारी, त्याचा भाऊ प्रवीण गोंजारी हा अजूनही अग्निशमन दलामध्ये कार्यरत आहे. त्याचे वडीलसुद्धा अग्निशमन दलामध्ये कार्यरत होते. सगळ्यात पहिला खोटा बी फॉर्म जर कुणी दिला असेल तर तो विजया इंटरप्राइजेसने दिलेला आहे आणि त्या बी फॉर्म खोटा आहे हे मी अग्निशमन अधिकाऱ्यांनासुद्धा दाखवून दिलं. मुंबई चीफ फायर ऑफिसर रवींद्र अंबुलगेकर सर यांची भेट घेऊन मी त्यांना सदर गोष्टी सांगितली आणि त्यांनीही स्पष्ट केलं की हा बी फॉर्म खोटा आहे. आणि सगळ्यात गांभीर्याची गोष्ट त्यांनीच डायरेक्टली सांगितलं की आमचे अधिकारी चोर आहेत. मी तुम्हाला ऑन कॅमेरा हे सांगतो, हे ते मला बोललेले आहेत. त्यांच्या केबिनमध्ये कॅमेरासुद्धा आहे, त्यात बघा ते बोलले आहेत की नाही बोललेले. मला एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचे आहे. जेव्हा बिल्डर SRAची इमारत उभी करतात आणि सोसायटीला SRAला हँडओव्हर करतात का, त्या टायमीत फायर ब्रिगेड जे सिस्टम होतं ते चालू होतं का नाही? तुम्ही मला खूप चांगला प्रश्न विचारला की ज्यावेळेस सिस्टम चालू होते, म्हणजे मी थोडंसं तुम्हाला मागे जाऊन सांगतो. ज्यावेळेस अग्निशमन अधिकारी आर्किटेक्टला आणि विकासकाला सांगतो की ह्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या फ्लोअरवरती ह्या ठिकाणी आणि इतक्या संख्येने तुम्हाला हे अग्निशमन यंत्रणा त्या ठिकाणी लावायची आहे, आणि ते लावले की नाही लावले हे बघण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी फायरचा ऑफिसर येऊन चेक करतो. आणि ते चेक केल्यानंतर ती सगळी फायरची सिस्टम चालू आहे असं रिपोर्ट दिलं ते, असा रिपोर्टच नाही आहे. SRAने ताबा पावती का लोकांना दिलं, चाबी काय दिलं? कारण काय ह्याच्यामध्ये SRAने हे तपासणी काय केलं नाही? मी तुम्हाला अजून एक सांगतो, हा मुंबईमधला फायर घोटाळा फार गंभीर आहे. ह्या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा क्षमा मागतो अशा फायर डिपार्टमेंटमधल्या अधिकाऱ्यांची की ज्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता इतरांचा जीव वाचवला. त्यामुळे मी त्यांच्या शौर्याला कधीही डाग लावून देणार नाही. परंतु काही फायर ऑफिसरच्या चुकीमुळे जर फायरमॅनचा जीव जात असेल, निष्पाप नागरिकांचा जीव जात असेल, आणि ह्या ठिकाणी टिळकनगर इमारती 35 नंबर सरगम सोसायटीमध्ये जेव्हा आग लागली होती, त्या प्रकरणावरतूनच या ठिकाणी ज्यावेळेस मी पत्रव्यवहार चालू केला त्यावेळेस मला हा सगळा अग्निशमन घोटाळा उघडकीस आला.
मी अजूनही सांगतो, आमच्या इमारतीला ए फॉर्म नाही. जर ए फॉर्मच नाही आहे तर तुम्ही बी फॉर्म कुठल्या तत्वावरती दिला? बिल्डिंगमध्ये फक्त पाईपलाईन लावून ठेवलेले आहेत आणि ते चालू नाही. जी पाईपलाईन लावली ती सुद्धा NBC नॅशनल बिल्डिंग कोड च्या नियमानुसार सर्व ह्या ठिकाणी कामं होत असतात. पण अशी कुठलीच कामं ह्या बिल्डिंगमध्ये झालेली नाही या आहे. इमारती किती लोक आता राहतात? जे सारेचे इमारत आहे जिथे तुम्ही स्वतः राहतात आणि ज्यासाठी तुम्ही आंदोलन करतायत, उपोषण करतायत, तिथे किती लोक राहतात? किती लोकांना जीवाचा धोका आहे? 2016मध्ये ह्या ठिकाणी SRA मार्फत 560 सदनिकाचं वाटप झालं. 560 सदनिकामधील तुम्ही जर एका घरामध्ये 5 माणसं जरी पकडली तर 3000 लोक आपण असे सहज पकडू शकतो. पण असं नाही आहे, बरीच लोक आहेत. त्यामध्ये काही लोक असे आहेत ज्या लोकांना बिल्डरने अनलिगली या ठिकाणी 22-25 जणांना घरं दिलेली आहेत. त्यांची पण संख्या मी या ठिकाणी करतो, कारण ते सुद्धा मनुष्य आहेत. काही कमर्शियल दुकानवाले आहेत, त्यांनासुद्धा दिली. तर ह्या सगळ्यांच्या घरामधली, दुकानामधली लाईन ही पूर्णपणे बंद आहे. हे फायर डिपार्टमेंटला मी वारंवार प्रूफ पण करून दाखवलं आणि त्यांनीसुद्धा मान्य केलं. आणि फायर डिपार्टमेंटला मी पुन्हा एकदा एक नव्हे 3 बी फॉर्म, विजया इंटरप्राइजेस, आसरटेक आणि तिसरी म्हणजे स्वस्तिक फायर सोल्युशन. आता या 3 लोकांनी खोटे बी फॉर्म दिले, ह्या त्याचा सगळ्यांचा हा पुरावा आहे. ह्याच्यात सगळा भोंगळ कारभार आहे फायर डिपार्टमेंटचा. मी हा सगळा ऑन पेपर फायर डिपार्टमेंटला आणि SRAला दिला आहे, कारण ही इमारत SRAच्या आधिपत्याखाली आहे. मैं आपको बता दूं कि जब SRA बिल्डिंग बनता है और जब सोसाइटी को और SRA को हैंडओवर जब बिल्डर करता है तो उस वक्त फायर ब्रिगेड की जो भी सिस्टम है उसे चेक किया जाता है कि अगर इमरजेंसी में आग लग गया तो आग बुझाया कैसे जाएगा. एक घर में अगर 4 से 5 लोग एक परिवार में रहते हैं तो हर एक घर में फायर ब्रिगेड का कनेक्शन होना चाहिए. अगर एक शॉप है तो उसके अंदर भी फायर का कनेक्शन होना चाहिए. बाई चांस गलती से आग लग भी जाती है तो फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम बैठाया गया है वो सायरन बजेगा और पानी अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा और आग पे काबू पाया जा सकता है. लेकिन राजेश जी का कहना है कि जो फायर सिस्टम बैठाया गया है सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, वो कोई भी वर्किंग नहीं है. ऐसा रिपोर्ट फायर ब्रिगेड ने भी दिया है और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने यहाँ पे विजिट किया था. तो भैया बिल्डर के ऊपर FIR कब होगा? जिस बिल्डर ने ये बिल्डिंग बना के लोगों को हैंडओवर कर दिया. बाई चांस अगर यहाँ पर आग लगता है तो जो लोग जलेंगे, किसी की अगर बाई चांस जान जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन जिन्होंने FIR नहीं दिया, फायर ब्रिगेड, या बिल्डर, या SRA के अधिकारी. आइए अब दूसरे मुद्दे पे चर्चा करते हैं. सूत्रों से मालूम पड़ा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुछ प्रतिमा थी, उसे गायब कर दिया गया. ये क्या मामला है और इसमें FIR भी लिया नहीं गया? गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा थी, क्या कहेंगे इसमें? इस प्रोजेक्ट में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी. जब इस जगह पे 2 बुद्ध विहार थी, एक सारनाथ बुद्ध विहार और दूसरा वैशाली बुद्ध विहार. जब ये दोनों भी बुद्ध विहार जब प्रोजेक्ट में थे और वो टूटने के बाद ही यहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली थी. पहला सारनाथ बुद्ध विहार टूटा, बाकायदा उसकी जो प्रक्रिया है वो तिलक नगर चौकी में ऑलरेडी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ में ये सब प्रक्रिया हुई. उसके बाद में जो वैशाली बुद्ध विहार था, वैशाली बुद्ध विहार की जब टूटने का समय आया था बुद्ध विहार का,
और जब बुद्ध विहार तोड़ा गया तो उस बुद्ध विहार की मूर्ति ये सभी पंचशील नगर के लोगों को मालूम है कि उस बुद्ध विहार की मूर्ति विकासक ने लिख के दिया था कि जब तक बुद्ध विहार बनता नहीं तब तक ये बुद्ध विहार की मूर्ति संभालने का काम विकासक का है, बिल्डर का है। उस हिसाब से वो बुद्ध विहार की मूर्ति बिल्डर के ऑफिस में थी। दो तीन साल पहले कुछ घटना ऐसी हो गई कि तिलक नगर चौकी से यहाँ पे वैशाली बुद्ध विहार जो कमेटी है उनको लेटर आया था कि आपकी वो जो बुद्ध विहार की मूर्ति है वहाँ पे विटंबना हो रही है, उसको आप स्थलांतर कीजिए। वो लेटर किसने लिख के दिया? तो बिल्डर ने लिख के दिया था। किसको? तो चौकी को लिख के दिया था। उसके बाद में फिर बुद्ध विहार की कमेटी चौकी में गई। उसके बाद में वहाँ पे ठीक है, अगर विटंबना अगर वहाँ पे होती है, आप एक अच्छी सी जगह देख के बोलो तो हम वहाँ पे वो मूर्ति स्थलांतरित करते हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तिलक नगर के पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक सुनील काले साहब वो घटनास्थली यहाँ पे जितने भी रूम है वो रूम देखने आए थे। सोसाइटी के मेंबर भी थे, मैं खुद भी था, मगर वो रूम लीकेज था। लीकेज होने के कारण हमने वो बुद्ध विहार की मूर्ति वहाँ पे रखने के लिए मना किया। कुछ दिन के बाद वो ऑफिस की बुद्ध विहार की मूर्ति रास्ते पे आके रखी गई। बुद्ध विहार की मूर्ति रास्ते पे लाके रखी। जब मूर्ति उधर रखी उसके बाद में मैंने ही कंट्रोल को फ़ोन किया था। ये हमको बात किसने बताई? तो विकासक के पास जो काम करता है सूरज जायसवाल, उसने देखा था कि ये गौतम बुद्ध की मूर्ति रास्ते पे रखी है। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था। यहाँ पे जितने भी है जनता है वहाँ पे आई थी, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए पुलिस स्टेशन में गए। राठौड़ साहब थे, फिर उन्होंने यहाँ पे एफआईआर दाखिल की। मेरा कहने का मतलब है, जब जिस दिन बुद्ध की मूर्ति रास्ते पे रखी उसके 6-7 महीने के बाद में ही मूर्ति चोरी हो गई। तो मूर्ति चोरी किसने की? मैं विनती करता हूँ महाराष्ट्र पुलिस से कि जग भर में स्कॉटलैंड के बाद में अगर किसी का नंबर आता है, महाराष्ट्र पुलिस का आता है, मुंबई पुलिस का आता है, आप जांच कीजिए कि ये गौतम बुद्ध की मूर्ति किसने चुराई। अगर आप सही तरीके से अगर आप जांच करेंगे तो आपको 10 मिनट में मालूम गिरेगा कि वो मूर्ति किसने चुराई है। ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर एफआईआर लेगा। आपने मांग भी किया है, आपने पत्र व्यवहार भी किया है। अब आपसे तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं। इसके पहले भी आप कई बार अनशन कर चुके हैं, कुपोषण कर चुके हैं। तभी आपका क्या मामला था? और उस वक्त सुनने में आया कि बिल्डर ने आपको लिखित में दिया कि भैया आपकी मांग पूरी करते हैं, ये हम सभी काम पूरा करके देंगे, और अभी तक हुआ नहीं। देखो, यहाँ पे मसला एक नहीं है, मसले हजार है। या ठिकाणी आम्हाला जी घरं दिली आहेत 560 घरापैकी ह्या ठिकाणी 500 घरं हे लिकेज आहेत। ह्या इतक्या मोठ्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये अक्षरशः हातावरती काम करणाऱ्या माझ्या आया बहिणींचं घर, ज्यांचं आतमधून ताडपत्री लावून ते लोक राहत आहेत। एवढी गंभीर अवस्था। बिल्डिंगमध्ये ताडपत्री लावून राहत आहेत, बिल्डिंगमध्ये ताडपत्री लावून राहत आहेत। हे स्वतः टिळक नगर पुलिस स्टेशनचे अधिकारी आणि एसआरएच्या बिल्डर को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया एसआरए से और महाराष्ट्र शासन से? अगर इस तरह के बिल्डिंग बना के लोगों को दे रहा है,
जगह गरीबों का, मालिक गरीब, उनके घरों को तोड़ता है और उसके बदले में जो घर देता है वो भी सही से देता नहीं है, तो इसके ऊपर उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया बिल्डर? मैंने इसके पहले भी 2016 से मेरा यहाँ का पत्र व्यवहार चालू है। मैंने संबंधित देखो, मैं डायरेक्टली तुमको बोलता हूँ, पहले की यूपीए की सरकार, महायुति की सरकार, उसके बाद में महायुति की सरकार, जितने भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह निर्माण मंत्री है, सामाजिक न्याय विभाग मंत्री है, आमदार हो, खासदार हो, जिला अधिकारी हो, मैंने सबको 2000 से 16 से मैंने आज तक का मेरा पत्र व्यवहार है। सरकार किसके लिए बनाई जाती है? तो सरकार बनाई जाती है गरीब जनता के लिए, उनकी समस्या का जो न्याय निर्वाह करने के लिए। कुछ नहीं होता, सब भ्रष्ट है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जाता है। तो अभी कब तक ये आपका अनशन चालू रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलता है। पहले भी तो आपको आश्वासन दिया गया। देखो, ये 2022 का लेटर है। ये सर ने बोला था विकासक को करने के लिए, विकासक ने नहीं किया। मतलब ये सारे लेटर आने के बाद भी काम नहीं किया, मतलब बिल्डर जो है वो ये सारे से बड़ा है। 2024 का लेटर है, विकासक ने काम नहीं किया। ये वापस 2024 का लेटर है, उसमें उसको 15 डेज़ का टाइमिंग दिया था करने के लिए, उसने किया नहीं। वापस मैं अनशन में बैठा जनवरी में, विकासक 2 घंटे में आके उसने लाइटिंग में लिख के दिया, और ये पेपर मैंने एसआरए से लिया हुआ है। विकासक ने लिख के दिया कि 1 महीने में हम सब काम करते हैं, किया नहीं। वापस मैं 7 दिन में अनशन में बैठा, वापस एसआरए ने लिख के दिया है विकासक को, उसको 7 दिन में काम करने का है, करके नहीं दिया। ये जिला अधिकारी का पत्रक है, ये दोनों भी। जिला अधिकारी ने उनको कहा था कि जो विषय है उसका आप गंभीर से दखल लीजिए और जो भी है आपको प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सोचिए कि एक इंसान गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार अनशन में बैठता है। ये सारे के अधिकारी आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आते हैं, कलेक्टर के अधिकारी आते हैं, बिल्डर सबके सामने लिखित में आश्वासन देता है कि भैया हम आपका काम 1 महीने में पूरा कर देंगे। साल भर हो गया, 6 महीना हो गया और कहीं कुछ नहीं। और राजेश केरू जी ने फिर से अनशन करने का जो निर्णय है वो अपना लिया है। आज कितना दिन है? तीसरा दिन, आज चौथा दिन उनका अनशन का है। और आज डॉक्टर की टीम यहाँ पर भी आए हैं, तो उनसे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि उनका तबीयत भी ख़राब हो सकता है, माहौल गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कुछ और लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। बालू पवार जी काय सांगणार आहे? दीपक भाऊ निकालजे यांच्या पाठिंबा आहेत आणि ते स्वतः राजेशजी तिथे पदाधिकारी आहेत, तुम्ही स्वतः यांना समर्थन दिलं, काय सांगणार आहे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य दीपकभाऊ निकळजे यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा आमचे उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा अध्यक्ष राजेश कटारनवरे पहिल्यांदा उपोषणला बसले होते, तेव्हा स्वतः राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाऊ निकळजे ह्या ठिकाणी आले होते। बिल्डरनी ह्या ठिकाणी बसूनच हे पत्र लिहून दिलं होतं की मी 1 महिन्यामध्ये काम करेल, व त्याच्यानंतर त्यांनी काही कामं केलेली नाही, त्यामुळे ते उपोषण थांबलं गेलं। त्या टायमाला सुद्धा तब्येतीचा विषय होता, राजेश कटारनवरेंना शुगर आहे, BP आहे आणि अजूनही काही त्रास असल्यामुळे त्या टायमाला पत्र्यावर केला आणि ते झालं नाही। पण जेव्हा दुसऱ्यांदा उपोषणाला भेटले तेव्हासुद्धा DCP आपले ढवळे साहेब आहेत, त्यांच्या पुढाकाराने, त्यांच्या माध्यमातून 5 पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाऊ निकळजे यांच्या कार्यालयामध्ये आले आणि त्यांनी या संदर्भातलं चर्चा केली आणि SRAकडून काही गोष्टी आणि बिल्डरकडून करून घ्यायचं ठरलं। तर काही मुद्दे, काही 14 एप्रिल असताना काही घाण, काही थोडीफार कामं झाली, तर त्याच्यानंतर पुन्हा कोणतंही काम केलं नाही। मग पोलीस स्टेशनला जे फायर ब्रिगेडचं तुम्हाला आता जे घोटाळा सांगितला राजेश कटारनवरेने, त्याच्या संदर्भात त्यांनी मागणी केली की याच्यावर गुन्हा दाखल करा। पोलीसवाले गुन्हा दाखल करत नाही। राजेश कटारनवरेने निर्णय घेतला, जोपर्यंत तुम्ही आमचे कामं करत नाही, बाजूला सेलचं काम चालू आहे, ते काम तुम्ही स्टॉप करा, त्याच्यावर बंदी घाला, म्हणजे बिल्डर थोडासा जागा होईल। SRA त्या संदर्भात पण काही केलं नाही।
SRने वारंवार पत्र दिले की बाबा रे तू हे काम 10 दिवसामध्ये पूर्ण कर, 5 दिवसामध्ये पूर्ण कर, तरी SRने काय केलं नाही. मग पुन्हा राजेश कटारनवर जेव्हा उपोषणाला बसते आणि त्या दिवशी अत्यंत घाणेरडा आणि नीच प्रकारचं कृत्य हे जातीवादी जे विकासक आहे यांनी केलं. आम्ही सकाळ उपोषणाला बसल्यानंतर 7:30 वाजता संडासचं पाणी सोडलं. अत्यंत दुर्गंधी होती, घाण येत होता आणि आम्ही सर्वजण त्याच्यामध्ये बसलो. तर माझ्या स्वतःच्या मांडीवर तथागताची गौतम बुद्धाची मूर्ती होती. आम्ही लोकांना मेसेज देतो की आपल्याला शांततेने आंदोलन करायचं आहे, कसल्या प्रकारची घोषणाबाजी न करता आपण शांत चित्तेने करावं. त्याप्रमाणे आंदोलन चालू होतं आणि अचानक घाण पाणी आल्यामुळं आम्ही सर्वजण आम्ही पोलीस स्टेशन गेलो. पोलीस स्टेशनला माझी स्वतःची स्टेटमेंट घेतली, पंचनामा केला. त्या संदर्भात पण पोलिसांनी कसल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, कसलंही उत्तर त्याचं दिलेलं नाही आहे. आणि आम्हाला असं वाटायला लागलं की जाणीवपूर्वक कदाचित पोलीस स्टेशन आणि SRAचा कदाचित हा बिल्डर हा जावई असू शकतो. कारण जावयाचा लाड ज्याप्रमाणे चालू आहे ते हे लोक कोणत्याही प्रकारचा काही दखल न घेता SRAचा बिल्डरचा मनमानी कारभाराला SRA पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. म्हणून आज आम्ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाऊ निकळजेच्या भेटीसाठी जाणार आहोत आणि ह्या प्रश्नासंदर्भात तीव्र असा लढा उभा करण्यात आम्ही देणार आहोत आणि अजून तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करणार आहेत. काही महिला आहेत, त्यांच्या घरची लाईट कापले गेले आहेत, कशासाठी कापले गेले आहेत ते पण जाणून घेऊ. काय सांगणार आहे, तुमच्या घरचे लाईट गेले आहे सगळ्यांचे काय? माझं नाव सुरेखा चव्हाण, मी सी विंगमध्ये राहते. तर 4 दिवसापासून आमची लाईट गेलेली आहे. तर 4 दिवसापासून आम्हाला काही सोय नाही मिळाली आहे. अजूनही काम बाकीचं आहे आणि बाजूला आमच्या भरपूर पेशंट वगैरे आहेत. हे बसलेले आहेत इथे, हे बसलेले आहेत. हे पण पेशंट, यांचे मिस्टर पण आहेत. परत यांचे पण मिस्टर आजारी आहेत. तर लाईटीची काही सोय अजून झालेली नाही आहे आमच्याकडे. तर ती जे म्हणजे मीटर बॉक्स आहे तो पूर्ण जमिनीमध्ये गेलेला आहे, बेसमेंटमध्ये. आणि तिथून सगळं एवढं पाणी भरलेलं आहे आणि सगळ्या वायरी त्यातून गेलेल्या आहेत. त्यामुळे आता ते वायरमॅन काम करायला घाबरतो आहे, कारण स्फोट होतो आहे तिथे. तर त्यामुळे आता ते काम बंद पडलं आहे. 4 दिवसापासून आम्ही बिना लाईटीचे असेच दाराबाहेर बसलेलो आहे. मैं आपको बता दूं कि जब ये सारे प्रोजेक्ट बनता है और जब बिल्डर ये सारे को हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद बिल्डर अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट को बनाते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने रूम को सेल कर सकते हैं. लेकिन जब ये सारे बिल्डिंग यहाँ पे बना, उससे पहले उन्होंने अपना सेल कर दिया, उससे पहले उन्होंने अपना बिल्डिंग प्राइवेट बना लिया. तो ये सब पूरे मसले हैं. क्या ये सारे के सोए हुए अधिकारी जागेंगे? इस तरह के मनमानी करने वाले बिल्डर माफियाओं के ऊपर एक्शन होगा? क्या फायर ब्रिगेड के नाम पर घोटाला किया गया उन बिल्डर के ऊपर FIR होगा? ये सब पूरे मसले हैं. जाते जाते राजेश जी से एक और चर्चा करेंगे. राजेश जी, जाते जाते क्या करना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे यहाँ के स्थानिकों से? इस प्रोजेक्ट में एक RG गार्डन है, जो गार्डन सर्वसामान्य जनता का है. इसका मतलब वो रियाब के जो लोग हैं, पुनर्वसित बाधित है, वो भी यूज़ कर सकते हैं और जो सेल में रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. मगर ये गार्डन जो है वो सेल में है, मतलब हमारा गार्डन भी उन्होंने चुराया है. और ये गार्डन के लिए इलेक्शन लगाया था, तो इलेक्शन को चैलेंज किया. बिल्डर ने कोर्ट में जाके उसने स्टे लिया कि आप कोविड के जो प्रादुर्भाव चालू है तो आप उसमें इलेक्शन ना लें. नहीं तो उस दिन के CO सतीश लोखंडे साहब ने इलेक्शन लगाया था, चुनाव की तारीख भी तय हो गई थी और बुद्ध विहार की जगह के लिए भी तारीख तय हो गई थी. तो मतलब आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा बच्चे लोग का गार्डन भी चोरी किया है यहाँ पे. सोचिए, बिल्डर की जो मनमानी कारोबार है, क्या शासन प्रशासन इसके ऊपर एक्शन लेगा? यहाँ पर राजेश जी के साथ में कई समर्थक हैं, स्थानिक है, जो उनके साथ बैठ रहे हैं. सुबह से शाम 24 घंटे यहाँ पर अनशन पे. आज चौथा दिन है. अब देखना ये है कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है, या फायर ब्रिगेड के नाम पे जो सिर्फ आश्वासन दिया गया और घोटाला हुआ है, क्या उस मामले में एक्शन लिया जाएगा? क्या तिलक नगर पुलिस FIR लेगी? ये सब पूरे मसले पे सबकी नज़र बनी हुई है. क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, माझी विनंती आहे शेवटची,
की ह्या पंचशील नगर SRA इमारतला आपण लवकरात लवकर स्मशानभूमी तुम्ही घोषित करा. कारण की ह्या ठिकाणी जर कुठली दुर्घटना घडली तर ह्या रहिवाशांची राख रांगोळी झाल्याशिवाय राहणार नाही. फायर ब्रिगेडने सांगितलेलं आहे, त्यांचे अहवाल आहेत. लिफ्ट डिपार्टमेंटने सांगितलं आहे सगळ्या 11च्या 11 लिफ्ट डेंजर झोनमधल्या आहेत. 22, 23, 24, 25 शाळेतल्या मुलांना वर चालत जावं लागतं. आमच्या आया बहिणी हातावरती काम करणार घरकाम करतात, त्यांना 17 माळ्यावर चालत जावं लागतं. जे शासनाने एवढे रिपोर्ट देऊनसुद्धा काही होत नाही, कारण की बिहारच्या खासदाराचं महाराष्ट्रामध्ये चालतं. आता आम्हाला तुम्ही मतदान कुठल्या पार्टीचं आहे? मला अजून त्या गोष्टीची कल्पना नाही, पण मी 2-3 वेळेस फायर डिपार्टमेंटच्या ऑफिसमधून आणि लिफ्ट डिपार्टमेंटच्या ऑफिसमधून मला कळलं आहे. आप सोचिए कि जब 17 महले की बिल्डिंग में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिला जब चल के जाएंगे तो उनको क्या होगा? हार्ट अटैक नहीं होगा? उनकी जान को खतरा नहीं है? लिफ्ट जो बनाया गया है उसका भी सर्टिफिकेट नहीं है. ये सब पूरे मसले हैं. और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं. दलित समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर रहते हैं. क्या उन्हें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है? क्या इन्हें यहाँ से पलायन करने की स्थिति लाकर दी जा रही है? ये सब पूरे मसले हैं. लेकिन राजेश जी ने ये सब पूरे मसले पर जंग छेड़ दिया है. आज चौथा दिन है वो अनशन में बैठे हैं. अब देखना ये है कि इनकी मांग कब तक पूरी होगी. आश्वासन नहीं, क्योंकि आश्वासन तो कई बार मिला है, काम कुछ हुआ ही नहीं. अब काम कब तक पूरा होता है ये देखना होगा. तो कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़ मुंबई, चेंबूर. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.